नमस्कार, आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन से पहले मुस्लिम महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी। इस दौरान सीएम धामी ने भी सभी महिला प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भेंट किए। बता दें कि रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूह को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में तमाम महिला समूह कार्य कर रही हैं, जिनकी ओर से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। हालांकि कई बार इनको सही बाजार न उपलब्ध होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजधानी देहरादून के हाथी बटकला क्षेत्र में स्थित सर्वे स्टेडियम में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया, जिससे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कई बहनों ने राखी बांधी और कैबिनेट मंत्री ने भी सभी बहनों की रक्षा करने का वादा किया। वहीं राखी समारोह से पहले सांस्कृतिक कलाकारों ने कई लोकगीत पेश किए और समारोह में मौजूद सभी का मन मोह लिया। वहीं राखी बंधवाने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गणेश जोशी ने अपनी पुरानी यादों को साझा करते हुए 4 बार के विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री बनने की मुख्य वजह बहनों के प्यार और आशीर्वाद को बताया। बाकी बहनों का मेरे प्रति प्यार है कि लगातार इनका आशीर्वाद से मैं 4 बार विधायक बन गया हूँ, 2 बार मंत्री बन गया हूँ और आज हजारों की संख्या में राखी बांधने मेरी बहनें मुझे यहाँ पर आई हैं। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र इन्होंने मुझे बांधा है, इनका ये भाई सदैव इनकी सेवा करता रहेगा, इनके बीच में रहेगा, क्योंकि आज गणेश जोशी की अगर ताकत हो तो मेरी ये बहनें हैं जो हमारे हर संकट में, हर कष्ट में मेरे साथ खड़ी होती हैं। मुझे याद है जब मैं जेल में था तो मेरी ये सारी बहनें सड़कों पर मेरे लिए आंदोलन कर रही थी। आज इन्हीं के आशीर्वाद से, इनकी दुआ से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैं जब फौज में एक सिपाही था, मुझे 28 अगस्त 1977 की वो घटना याद आती है। मैं भर्ती होकर फौज में गया था, रक्षाबंधन का दिन था, मेरे हाथ में राखी बांधने वाला कोई नहीं था। मैंने अपने एक हौलदार थे तमिलनाडु के, उनकी पत्नी से जाकर राखी बंधवाई थी। आज हजारों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधने आई हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी बहनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और एक भाई के रूप में विश्वास दिलाता हूँ, आपका ये भाई सदैव इन बहनों की सेवा करता रहेगा। विश्वास। आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता डोईवाला के तत्वाधान में बीएसएफ कैंप में पिछले साल की तरह ही इस साल भी रक्षाबंधन कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी की अध्यक्षता में संस्था की पदाधिकारियों ने बीएसएफ के अधिकारियों, जवानों, बीएसएफ की बहनों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार देर शाम सुभाष रोड स्थित वेंडिंग पॉइंट में सेनानियों के परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ये आयोजन पंजाबी सभा की ओर से विभाजन विवक्षा सम्मान समारोह के तहत किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया और विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि भारत का विभाजन सिर्फ एक भूभाग का विभाजन नहीं था, पीढ़ियों से साथ रह रहे लोगों के बीच नफरत और सांप्रदायिकता की लकीर भी खींच दी गई थी। वहीं देहरादून के सुभाष रोड स्थित लॉर्ड वेंकटेश हॉल में विभाजन विवश सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभाजन को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिन लोगों ने विभाजन के दर्द को अपनी आंखों से देखा था, उनकी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। उन्होंने बताया कि किस तरह से अपनी और अपने परिजनों की जान बचाते हुए वे ट्रेनों में बैठकर कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंचे थे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और उन्होंने सिख समाज के लोगों को सम्मानित किया। उस समय का कैसा माहौल था पाकिस्तान का 47 में 14 अगस्त का? जो सीन ट्रेन में मैंने देखे उस तरीके मैं ट्रेन में बैठा हुआ था जब मेरे को धक्का दिया गया था, नीचे गिरा था, मिलिट्री वालों ने हमें गोद में लिया था। ऐसे लोगों मेरे परिवार में उस टाइम मेरे कल 8-9 आदमी थे अन्याय करने का प्रयास किया और वहाँ से हमें ट्रक में बिठाया गया था मिलिट्री। मेरे नान के गुड़गांव में से उनके घर के तक पहुँचा दिया, वहाँ से मैं देहरादून आ गया था। ट्रक में बिठा के मेरे को मिलिट्री वाले यहाँ प्रेमनगर में ये खजरी मोहल्ले में 3 दिन रहा। उसके बाद 7 दिन में माजरा में रहा पंडित श्री चंद जी के मकान में। उसके बाद मैं प्रेमनगर में रहा 1960 तक। उसके बाद मैं देहरादून में हूँ। आज मुंह में शब्द नहीं है, जो चीज़ मेरे साथ गुजरी है वो आज मैंने खुद देख। ऐसी जो चीज़ इन्होंने दिखाई है पिक्चर में सीन दिखाए हैं, पूरा नहीं आता था। ठीक। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें एएनबी न्यूज की ओर से ये संभावनाएं जताई गई थी कि जल्दी उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। वहीं अब एएनबी न्यूज की खबर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मोहर लगा दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बागेश्वर उपचुनाव के बाद कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार होगा। जो भी दायित्वधारी होंगे उन्हें जल्द ही दायित्व सौंपे जाएंगे। वहीं कालसी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले लक्स्यार और लखवाड़ ग्राम सभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही एसडीएम कालसा युक्ता मिश्रा भी मौजूद रहे। दरअसल लखवाड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित लखवाड़ा जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी देहरादून ने एसडीएम युक्ता मिश्रा को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी की अध्यक्ष नामित किया, जिसके चलते कमेटी ने परिजनों के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले लोगों की राय जानने, उनकी समस्याओं के निराकरण करने और ग्रामीणों की मांगे जानने के लिए लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एसडीएम ने लोक सुनवाई और ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद लखवाड़ गांव में आई दूसरों की सूचना पर प्रभावित इलाके का दौरा भी किया। आज जो है लखवाड़ बांध से संबंधित लक्ष्यार गांव में जो है एसडीएम मौदिया कालसी के माध्यम से जो है जन सुनवाई की गई थी। जिस जन सुनवाई में हमने जो है अपने जो है मांग पत्र रखे कि जो लखवाड़ डैम बन रहा है उससे पूर्व जो है हमारी जो है जो जमीनें जो है लखवाड़ डैम में जा रही है हमको जो उसका प्रतिकर दिया जाए। और एक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा है जो देवीधार नामक जगह से जो उसका सर्वा किया गया है, वहाँ पे जो है स्लाइड जोन एरिया है, उस सर्वे को जो है समरगंज रोड के किलोमीटर 1 से और जो है नैनबाग जोड़ा जाए, ताकि जो यात्री यमुनोत्री जाता है उसको जो है प्राचीन मास्तुता मंदिर का भी लाभ हो सके। और इसके साथ जितने भी हमारे जो है क्षेत्र के जो है बेरोजगार लोग हैं, जिनकी जो है जितने भी डूब क्षेत्र वासी है, प्रत्येक परिवार से एक आदमी को जो है रोजगार दिया जाए। इसमें ऐसा रहा कि आज एसडीएम महोदय के अध्यक्षता में यहाँ जो जन सुनवाई रखी गई, वो लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं रखी कि भाई मेरे जमीन से संबंधित था या वो था, जिसको दिक्कत थी कि भाई मेरा नाम नहीं आ रखा या वो है, तो वो सारी समस्याएं सभी ने व्यक्तिगत रूप से भी रखी है। कुछ सार्वजनिक रूप की भी समस्याएं थी, चाहे वो वन से लेके जंगल से लेके थी कि कौन कहाँ शिफ्टेड होगा, उसके बाद उनका क्या होगा। सारी समस्याओं को मैडम के समक्ष रखा गया है ताकि उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए। साथ ही यह रखा गया है कि भाई कार्य बाद में हो, लोगों को इसका जो भी मिलना है उनका मुआवजा इत्यादि वगैरह वो पहले हो जाए, तब पश्चात ही वो कार्य शुरू किया जाए।
ये सारी समस्या मैडम के सामने रखी गई। मैडम ने उसे पूर्ण रूप से सुना है और आश्वस्त किया है कि सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। क्या लगता है आपको कितनी मजबूती के साथ अब जो है इस काम को अमल में लाया जाएगा? पूर्ण आशा और विश्वास है कि सरकार इस पर पूर्ण रूप से गौर करेगी और जो भी इस क्षेत्र के लोगों की, किसानों की समस्याएं हैं, जिनकी जमीनें हैं, उनको पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए और उनको जो भी मुआवजा इत्यादि है, जो भी उनके नुकसान हो रहा है, उसकी पूर्ण रूप से भरपाई की जाएगी। इसमें हमारी कई समितियां लगी हुई है जो सकारात्मक रूप से इस कार्य में लग रही हैं। सामाजिक समाघात अध्ययन समिति सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में डीएम मैडम ने एसडीएम कालसी को नामित किया था। उसी की आज बैठक आयोजित की थी। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी ये एक्ट की धारा 4 और 5 के तहत गठित होती है। उसी के तहत ये बैठक आयोजित हुई है। यहाँ जो लखवाड़ बांध के लिए जमीन अधिग्रहण के कुछ हिस्सा प्रस्तावित है, उससे पूर्व ये एक आवश्यक कार्रवाई होती है जो संबंधित प्रभावित लोग और गांव के साथ करनी होती है। उसी की आज हमने बैठक आयोजित की है। उसके बाद ग्राम लखवाड़ में पिछले कुछ समय से दरारों के चौड़े होने की जो कुछ समय पूर्व हो गई थी 2013 की आपदा के समय, वो चौड़ी हो गई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। तो उसके लिए हमने निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जियोलॉजिस्ट को आदेश हो चुके हैं कि वो आके इसका सर्वे करेंगे। तीसरी चीज है कि उसी के साथ कुछ और गांव में जो काम चल रहा है उसका निरीक्षण किया। जो यहाँ जनजाति बालिका छात्रावास है उसका निरीक्षण। वहीं उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म बैंकुटपुर में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाली समाज के उत्थान और विकास में अहम भूमिका निभा रहे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिनेशपुर, रुद्रपुर, शक्ति फार्म के अलावा उत्तराखंड में बसे बंगाली समुदाय के लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में कुरीतियों को दूर करना है और अच्छे कार्य कर रहे लोगों को उत्साहवर्धन करना है और युवा वर्ग को नशे से दूर रखना है। कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि बंगाली समाज के प्रबुद्ध जनों को, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा के कार्य किए हैं, जो आज हमारे समाज में है नहीं, लेकिन उनके कार्यों की प्रेरणा को लेके हमें आगे बढ़ना है। और हमारी जो समाज में सबसे बड़ी हमारे काम ये है कि हम अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों को एक मंच में हम लोग बुलाएं, ताकि हम अपनी भाषा, संस्कृति, कला, उन्नयन और विकास के बारे में हम सोच पाए। रही बात आपने बंगाली समाज के लिए कहा, हमारी बंगाली समाज की सबसे बड़ी जो देन है वो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, जो हमारे बंगाली समाज के लोगों ने ही दिया है। आज बंगाली समाज पूरी तरह से बंगाली समाज एकजुट है, एक साथ है, और समाज के जो भी 2-4 लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको हम साथ लेके काम करने के लिए, ताकि बंगाली समाज बहुत आगे बढ़ जाए। इसीलिए इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। इस समाज में इस समय हम लोगों ने कला, शिक्षा, साहित्य और यात्रा, एडवोकेट, हमारे शिक्षक, स्वास्थ्य और नशा उन्मूलन के क्षेत्र में जो लोगों ने कार्य किया, उन कार्यों को देखते हुए उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है, ताकि उनको देखकर समाज के लोग और आगे बढ़े। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है बंगाली कल्याण समिति का। हकीकत बात यह है कि सरकारें आई और गई, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे स्कूलों में भी ये व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ जो एक पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित था, ये जरूर धामी सरकार जी और माननीय बहुगुणा जी के निर्देशों से हटा है, किंतु जो वास्तविक अभी जब विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जब तक नहीं होगा मूल रूप से, तब तक बंगालियों का उत्थान होना संभव नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे बंगालियों में सबसे बड़ी जो कमी है इस वक्त जो देखने को मिल रहा है कि हम शिक्षा के प्रति भी कमजोर होते जा रहे हैं, और इसका कारण विद्यालय परिस्थिति। वहीं बाजपुर में भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है। दिन प्रतिदिन अब अपना दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि इस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन को 27 दिन हो चुके हैं, जिसमें अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन पहुंचे, जिन्होंने किसानों की ओर से चलाए जा रहे इस आंदोलन की ठीक से जानकारी ली। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए किसान नेता ने केंद्र और राज्य की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि सभी सरकारों की नीयत में खोट है। यहाँ सरकार किसानों की जमीन हथियाना चाहती है, लेकिन ऐसा वह हरगिज नहीं होने देगी। बिल्कुल सही बात कहा आपने। ये भूमि बचाओ आंदोलन जो बाजपुर की तहसील के प्रांगण में चल रहा है, ये हम सारे लोग इसके हिस्सा हैं, हम इसके सहयोगी हैं।
और हमें जब पता चला कि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है तो राकेश टिकैत जी ने हमको भेजा, एक बार जाकर के वहाँ की स्थिति देखिए और बहुत जल्दी टिकैत साहब का भी कार्यक्रम लगेगा। इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। कृषि प्रधान देश में किसानों को अगर जमीन बचाने का आंदोलन लड़ना पड़ेगा तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकारों को खुद चाहिए कि किसानों की जमीन कैसे सुरक्षित रहे, उसको कानून लेकर के आए। सरकार को लेकर के आपकी किस तरह से मंशा है, मतलब सरकार की मंशा में क्या मानते हैं? ठीक नहीं है भाई, सरकार की मंशा कहाँ ठीक मान ले। किसान आंदोलन कर रहा जमीन बचाने के लिए, किसान आंदोलन कर रहा अपने फसल का वाजिब दाम लेने के लिए, किसान मांग कर रहा कि कानून बना दिया जाए कि MSP पे नीचे कोई फसल न बिके, किसान ये मांग कर रहा कि हमें सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य हर जगह सुलभ रूप से उपलब्ध हो और सस्ता उपलब्ध हो। सरकार इन कसौटी पे खरी नहीं उतर रही, इसलिए हमारी सोच ठीक नहीं है। सरकार अगर ये मानक हमारे मान लेती है, अच्छी मान लेती है, तो हमारा विषय ये नहीं कि सरकार कौन है, किस पार्टी की है। हमारा सीधा विषय है कि किसान का फसल, नस्ल और सम्मान बचा रहे, तो सरकार अच्छी है। दिल्ली आंदोलन में जिस तरह से आपके वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए? बिल्कुल पूरे नहीं हुए। सरकार मुकर गई, सरकार झूठ बोल गई। सरकार का जो राजपत्र था उस पर समझौता हुआ था, उस समझौते का पालन नहीं किया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इससे हम जरा भी घबराए हुए नहीं है, परेशान नहीं है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक सरकार का पीछे छोड़ने वाले नहीं। कई जगह किसानों का आंदोलन चल रहा है, क्या रहेंगे? बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है या देश में कहीं भी आंदोलन चल रहा है, हम सभी उन आंदोलनकारियों के साथ हैं जो वाजिब मांग है, जो हमारा कानूनी हक। वहीं खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान प्रशासन की इस कार्रवाई से छोटे व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई और वो दुबी जुबान में गरीबों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते रहे। इस मौके पर जसपुर के उप जिलाधिकारी गौरव चंटवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्टेट हाईवे और NH से अतिक्रमण हटाया जाना है। उसी के चलते PWD विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अगर इस क्षेत्र में कोई भी अतिक्रमण है तो उसे वन विभाग की ओर से हटाया जाएगा। जब तक ये अतिक्रमण पूरा नहीं हटेगा तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है स्टेट हाईवे और जो NH के हाईवे हैं उनसे एंक्रोचमेंट को हटाया जाना है। तो उसी के क्रम में जो है PWD द्वारा ये जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसमें जो भी जिस प्रकार का भी आता है, इसमें वन क्षेत्र में भी यदि कोई होगा तो वो वन विभाग वाले हटाएंगे, तो उसी की उसमें क्रम में हटाया जा रहा है। वहीं रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष के आह्वान पर निःशुल्क कैंसर का कैंप लगाया गया, जो कि भगवानपुर और आसपास के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस दौरान ब्लॉक सभागार में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान कैंप में आसपास के सभी डॉक्टरों को बसपा नेता सबोध राकेश की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बसपा नेता ने कहा कि कैंसर एक घातक बीमारी है, इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत और जज्बा है तो ऐसी बीमारी को हराया जा सकता है। निश्चित रूप से अपने बड़े भाई कद्दावर नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को इस गंभीर बीमारी से, इस मौत रूपी बीमारी से जूझते मैंने देखा है। 2 साल अपनी विल पावर के माध्यम से उन्होंने इस जानलेवा बीमारी से लड़ाई लड़ी और हमने देखा है लास्ट समय तक कि किस प्रकार से वो मजबूती के साथ इस मौत रूपी बीमारी से लड़ते रहे। लेकिन उस स्टेज पर जाकर पता लगा था, जिस स्टेज पर जाने के बाद इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका तक इलाज कराया गया, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी कहीं न कहीं जिस तरह चाहते थे, क्षेत्र के लोग सभी लोग चाहते थे, सभी ने दुआओं में हमेशा पूजा पाठ करते हुए हमेशा सभी लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं। तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। जितना समय जिसका है वो इंसान धरती पर उतना रहता है, लेकिन अपने प्रयास को हमें निरंतर करते रहना चाहिए। अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना चाहिए और जो व्यक्ति शरीर के प्रति जागरूक रहता है तो बीमारियों से अपने शरीर को दूर रख सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। कहीं भी कोई भी दिक्कत समस्या अगर शरीर में दिखाई दे तो उसको लापरवाही उसके प्रति ना करें, उसको डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी जांच कराएं और अपने आप को निरोग रखें। कैंसर ऐसी एक बीमारी है जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, शुक्राणु, एक एक सेल अपनी जो फंक्शन होती है उससे हट के अचानक से प्रोलिफरेट मतलब बढ़ने लग जाते हैं,
चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, कैंसर उस अंग में हो सकता है। हमारे समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण लोग कैंसर के लक्षण पहचानने के बावजूद घर में ही बैठे रहते हैं और डर के कारण या समाज में फैले अंधविश्वासों के कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मैं सभी से सिर्फ आग्रह करना चाहता हूँ कि कैंसर के जो लक्षण हैं, जो कि हम सभी लगभग अब जानने लग गए हैं, सोशल मीडिया में हो, चाहे न्यूज़पेपर्स में हो, चाहे न्यूज़ चैनल्स में हो, टीवी में हो, सब जगह हमें पता है कि कैंसर के लक्षण अब क्या होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इनके हमें जानकारी पता है, लेकिन ये सब पता होने के बावजूद हम घर पर बैठे रहते हैं या समाज में कोई हमें कुछ डरा देगा, इसके कारण हम आगे बढ़कर अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। इन सभी से मेरा आग्रह होगा कि इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से और समाज सेवक जैसे सुबोध राकेश जी, जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि समाज के बीच में आके हम कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रेरित कर सकते हैं पेशेंटों को कि आगे बढ़कर अपनी ट्रीटमेंट करा सकें। कैंसर का इलाज उपलब्ध है, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज के इलाज उपलब्ध है और पहले और तीसरे स्टेज तक तो क्योर भी उपलब्ध है। तो मेरा आग्रह सबसे यही होगा कि कैंसर की जानकारी रखें, अपने अपने परिवार, अपने समाज में कैंसर की जानकारी फैलाएं, सबको बताएं कि कैंसर से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। अच्छा, अपने ये हम अस्पताल, हमारे जो समाज सेवक हैं, इन सब के अपने खुद के खर्चों से ये सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं ताकि हम समाज में दूर दूर तक पहुंच सकें और अपनी बात कैंसर के बारे में जानकारी समाज तक पहुंचाएं। वहीं नशे का कारोबार करने के मामले में अब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। जहां स्मैक कारोबार खुद तो जेल में है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में उसके घर की महिलाएं स्मैक का कारोबार बदस्तूर कर रही हैं। ऐसे ही एक मामला गदरपुर में देखने को मिला, जहां करतारपुर रोड से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक घर पर जब छापा मारा तो 2 महिलाएं स्मैक बेचती हुई पाई गई। इनके कब्जे से 18.28 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1,40,400 रुपए की नकदी के साथ कुछ जेवरात बरामद किए गए। इसमें से एक महिला शाइनपुर में स्मैक बेचने के मामले में कई बार जेल भी जा चुकी है और उसका पति 307 के मामले में अभी फिलहाल जेल में। यहाँ थाना गदरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 195/2023 एक गैंगस्टर एक्ट में जो है एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें ये साइन नामजद थी उसमें। तो उसी की गिरफ्तारी के लिए कल हमारे एसओ गदरपुर द्वारा टीम वहाँ पर जो है उसकी बरामदगी के लिए जो है दबिश दी गई। तो ये अपनी बहन यास्मीन के साथ में जो है अपने उसके घर के सामने खड़ी थी। जब पुलिस टीम को इन्होंने देखा तो ये जो है भागने का प्रयास करने लगे। हमारी उप निरीक्षक, महिला उप निरीक्षक कुसुम रावत भी साथ में थी। तो इनको जो है वहाँ गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार होने पर इनके पास से 18.28 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1,40,400 रुपया नगद, 2 मोबाइल फोन, पीली धात का एक हार, एक जोड़ी झुमके पीली धात के, 6 अंगूठियाँ पीली धात की जो है इनसे बरामद हुई है। थाना अध्यक्ष के लिए 2 शब्द। ये रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। और सर, कोई आपराधिक इतिहास किस दोनों में से किसी महिला का? एक महिला के जो अभियुक्ता साइन है, इसके खिलाफ जो है 5 अभियोग पंजीकृत हैं जो पूरे एनडीपीएस में है। आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़।